नमस्कार, दोपहर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना और बड़ा सवाल लगातार यही बना हुआ है कि कहां है अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह की तलाश में लगातार तीसरे दिन भी जगह जगह नाकेबंदी की गई। पंजाब के कई जिलों में इस वक्त धारा 44 लागू है। पंजाब पुलिस ने लगातार सर्च ऑपरेशन को तेज किया, लेकिन बावजूद उसके हाथ अभी भी 3 दिन तक खाली हैं। पंजाब में 24 घंटे को इंटरनेट बढ़ा दिया गया, यानी कल की तरह आज भी आपको बता दें कि इंटरनेट पर पाबंदी रहेगी। धारा 144 जगह जगह पर लागू करी गई है। अमृतपाल सिंह की तलाश में लगातार छापेमारी हो रही है, नाकेबंदी हो रही है, लेकिन बावजूद उसके पंजाब पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। पंजाब में वारिस पंजाब डे के चीफ अमृतपाल सिंह की तलाश आज तीसरे दिन भी जारी है। पुलिस को अमृतपाल के जालंधर में छिपे होने की आशंका है। जिले के सभी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर नाकेबंदी कर दी गई है। अमृतपाल के गांव जल्लूखेड़ा में भी फोर्स तैनात कर दी गई है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल से लगी पंजाब की सीमाओं को भी सील कर दिया गया है। अमृतपाल के चाचा हरजीत सिंह और ड्राइवर ने रविवार देर रात को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। 1 लाख कैश और पिस्टल भी बरामद हुई है। पुलिस ने अब तक 144 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। अमृतपाल को अदालत में पेश करने के लिए वारिस पंजाब डे के कानूनी सलाहकार ईमान सिंह खारा ने रविवार को हाईकोर्ट में अपील की। जस्टिस NS शेखावत के आवास पर हुई सुनवाई के बाद पंजाब सरकार से 21 मार्च तक जवाब मांगा गया है। कश्मीर संभाग के पुलवामा जिले में सोमवार को पुलिस की विशेष जांच इकाई यानी कि SIU ने दबिश दी है। पुलवामा जिले के काकापोरा इलाके में लश्कर-ए-तैयबा के एक कमांडर के आवास में तलाशी अभियान का चलाया जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक काकापोरा में गुलाम मोहम्मद डार के बेटे अजीज डार के घर की तलाशी ली जा रही है। अजीज लश्कर-ए-तैयबा का सक्रिय कमांडर है। कमांडर रियाज अहमद का डार का पिता है, जो 8 साल से सक्रिय हैं। सबसे पुराने जीवित आतंकवादियों में से एक माना जाता है। ये छापा पुलवामा पुलिस थाने में दर्ज एक मामले के तहत किया जा रहा है। और उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ बड़ा अपना अपडेट दे दें। हत्याकांड के शूटरों पर शिकंजा लगातार कस रहा है। प्रयागराज में गरजा है बुलडोजर। शूटर मोहम्मद गुलाम पर यह एक्शन लिया गया है। घर और दुकान पर कार्रवाई जारी है। अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। मौके पर पुलिस फोर्स की तैनाती भी है। देखिए, प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के शूटर मोहम्मद गुलाम का घर आज बुलडोजर से ढाया जा रहा है। आपको बता दें कि करीब 12:30 बजे से बुलडोजर का चलना शुरू हुआ। 1 बजे तक लगभग 90% घर को ढाया जा चुका है। गुलाम पर 5 लाख का इनाम तक है। गुलाम उमेश पाल शूटआउट के समय दुकान में सिर पर टोपी पहनकर खड़ा हुआ था। उसने दुकान से निकलकर उमेश पर दूसरा फायर किया था। पहला फायर विजय चौधरी उर्फ उस्मान ने किया था। इस मामले में गुलाम अतीक का बेटा असद, मुस्लिम गुड्डू और साबिर अरमान अभी भी फरार हैं। बात सलमान खान की करते हैं। दरअसल अभिनेता सलमान खान को लॉरेंस गैंग की धमकी मिली है। सलमान की टीम ने FIR दर्ज कराई है। मुंबई पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले की जांच भी कर दी है तेज। धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। FIR में गोल्डी बरार का भी नाम शामिल है। सलमान के घर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की टीम को धमकी भरा ईमेल मिला। 18 मार्च 2023 दोपहर करीब 1:46 पर यह ईमेल आया, जिसे सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के मेल पर भेजा गया था। इस मेल पर गोल्डी बरार का जिक्र है। एक्टर को धमकी दी गई, गोल्डी बरार से बात करें वरना अगली बार झटका ही मिलेगा। अब इस मामले में मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज की है। पुलिस ने सलमान खान के मैनेजर की शिकायत पर गोल्डी बरार और लॉरेंस के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। इसके साथ ही सलमान खान के घर की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। और उकरते आज की सबसे बड़ी खबर का। दरअसल जयपुर से बड़ी खबर है। शिकंजे में गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर। गैंगस्टर पर राजस्थान पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है और ये बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है। लॉरेंस का नंबर 1 गुर्गा ऋतिक बॉक्सर को धर दबोचा गया है। नेपाल के पास से पुलिस ने बॉक्सर को धर दबोचा। G क्लब फायरिंग का मुख्य आरोपी है ऋतिक। 1 लाख का पहले से ही ऋतिक बॉक्सर पर इनाम घोषित था। मामले में शाम 4 बजे पुलिस और खुलासा करेगी। फायरिंग केस में अनमोल बिश्नोई के साथ मिलकर फायरिंग की जिम्मेदारी खुद इस गुर्गे ने ली थी। ऋतिक बॉक्सर, जिस पर 1 लाख का इनाम था, आखिरकार नेपाल बॉर्डर से इसे राजस्थान पुलिस ने धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि 4 बजे पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और ये तमाम जानकारी सामने आ पाएगी कि कैसे आखिरकार इस गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर तक पुलिस पहुंच पाई।
बड़ी कामयाबी राजस्थान पुलिस की कही जा सकती है। नेपाल के पास से पुलिस ने बॉक्सर को धर दबोचा है। ऋतिक बॉक्सर जो गुर्गा है, आपको बता दें इसके साथ साथ जी क्लब फायरिंग का मुख्य आरोपी है ऋतिक बॉक्सर। गुर्गा किसका है ये भी जान लीजिए। लॉरेंस बिश्नोई का नंबर 1 गुर्गा माना जाता है, बेहद करीबी राइट हैंड माना जाता है और आखिरकार इसके शिकंजे में अब यहां पर राजस्थान पुलिस के फंस चुका है, गिरफ्तार हो चुका है ऋतिक बॉक्सर। गैंगस्टर पर राजस्थान पुलिस की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। लॉरेंस का नंबर 1 गुर्गा ऋतिक बॉक्सर धर दबोचा गया नेपाल के बॉर्डर से। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, डिजिटल समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। लॉजिस्टिक, फूड प्रोसेसिंग, स्टील और एमएसएमई जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई है। 2023 को टूरिज्म एक्सचेंज के रूप में माना जा रहा है। जापान के प्रधानमंत्री ने मई महीने में G7 की बैठक में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया है। पिछले 1 वर्ष में प्रधानमंत्री किशिदा और मैं कई बार मिले हैं और हर बार मैंने भारत जापान संबंधों के प्रति उनकी पॉजिटिविटी और प्रतिबद्धता को महसूस किया है और इसलिए आज उनकी यात्रा हमारे आपसी सहयोग का मोमेंटम बनाए रखने के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। दरअसल कोई भी देश का प्रतिनिधि जब भारत पहुंचता है तो जरूर वो राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देता है, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपिता है। और अब बात राहुल गांधी की करते हैं। दरअसल कांग्रेस के पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से मोर्चा खोल दिया है। ब्रिटेन गए राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी थी। इस बाबत अब बीजेपी राहुल गांधी को घेरने में लगी हुई है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र को लेकर सवाल उठाया। बोलने की आजादी, प्रेस की स्वतंत्रता, सरकार की आलोचना की, न्यायपालिका पर भी हमला बोला। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि इन संस्थानों पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। दिल्ली पुलिस क्यों गई ना, मैं दिल्ली पुलिस के साथ डील करता हूं, ना मैं उसकी भारत तोड़ो यात्रा पे उसके साथ था। पर आपको मैं एक चीज बताता हूं, ही मेड सम स्टेटमेंट दैट सम वुमेन हैड कम टू हिम एंड सेड दैट दे हैड बीन sexually assaulted or even used a stronger word than that. Now, if you understand our laws, my understanding for a long time has been that this is a very serious charge. If somebody has been so assaulted, then somebody is obliged to take cognizance. And once that cognizance is taken, the rest follows in automatic fashion. So if you don't take cognizance, then I think the concerned commission would be wrong. If you take cognizance, then somebody has to go and say, भाई साहब आपने ये स्टेटमेंट की है। अगर आप इस कमरे के बाहर जाके किसी के बारे कुछ स्टेटमेंट कर देते हो और आज सोशल मीडिया आप कह रहे हो कंस्ट्रेंट है, मुझे तो लगता है इतनी फ्रीडम किसी दुनिया में किसी देश में नहीं है। आप एकदम फटाफट कोई चार्ज इधर का होगा उधर का होगा, पहुंच जाएगी इधर, फिर क्या होगा उसके बाद। और विधानसभा से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल बीजेपी ने सदन से वॉकआउट कर दिया है। ओलावृष्टि और फसल खराबे की सदन में एक बार गूंज देखने को मिली। फसल खराबे पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विधानसभा में बीजेपी के विधायक सतीश पुनिया ने कहा कि राम के बाद सरकार भी उठ जाए तो किसानों का क्या होगा। राठौर का सरकार पर मुद्दे को लीपापत्ती करने का आरोप भी लगा है। तो यहां पर राजेंद्र राठौर साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार लीपापोती करने की कोशिश कर रही है। आपदा में जो जनधन हुआ है, जो जनधन का नुकसान हुआ है, बड़ी संख्या में पशुधन का भी नुकसान हुआ है। इसका पूरा मुआवजा फसल का भी
पशुधन का भी और मानव धन का जो नुकसान हुआ उसका आकलन करें और सरकार इसमें तत्परता से, मुझे लगता है केवल स्टेटमेंट से नहीं, अगली बार सदन जुड़े तो कम से कम ये बताएं कि हमने इतनी पूर्ति कर दी। धन्यवाद। कि ये जो आधा दर्जन मौत हुई है, जिन कुछ मौत का जिक्र इन्होंने किया, अध्यक्ष महोदय, सरकार पर विश्वास इसलिए काश्तकार का उठा कि उन्होंने जनवरी में जो सर्वे किया, जो स्पेशल गिरदावरी की, उसकी फुट्टी कोड़ी 1 पैसा भी अब तक आपने किसान के खाते में दिया, मुझे बताएं। इसलिए सर अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि सरकार न केवल स्पेशल गिरदावरी की, गिरदावरी पर तो आपने पिछली बार डिजिटल गिरदावरी करवाई, कोई आदमी मौके पर नहीं गया, और आपने झूठे आंकड़ों के आधार पर जिस प्रकार की बात कही, मैं समझता हूं राजस्थान में किसान से इससे बड़ा किसान का नुकसान हो नहीं सकता। इसलिए हमारी मांग है कि आप सदन में घोषणा करें कि आप गिरदावरी पूरी करके एसडीआरएफ में जो भारत सरकार का पैसा पड़ा है उसमें कब तक आप किसान के खाते में, एसडीआरएफ के नॉर्म्स कहते हैं 15 दिन में पैसा देने का, आपके घर का पैसा नहीं है, आप क्यों नहीं किसान के खाते में पैसा डालते, बताएं आप। हालांकि विपक्ष के आरोपों के बीच फसल खराबे पर सरकार एक्शन में नजर आ रही है। किसानों के नुकसान की जल्द भरपाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। राजस्थान में किसान की फसल का नुकसान हुआ, ये पूरी सरकार जानती है, मुख्यमंत्री जानते हैं, गिरदावरी करने के आदेश दे दिए गए। ये मानकर चलना, किसान का कोई नुकसान नहीं होने देंगे, किसान को कोई कमी नहीं आने देंगे। मैं राजस्थान के किसानों से अपील करूंगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान की कांग्रेस की सरकार उनके साथ खड़ी है। जिसके अंदर 8 जिलों से रिपोर्ट आ चुकी है, 7D की रिपोर्ट बन रही है जो पटवारी बनाते हैं, और उसके बाद DMIS जो खाता होता है किसान का, रिकॉर्ड पूरे डॉक्यूमेंट देने के बाद प्रत्येक खाते में जो रुपए दिए जाते हैं 2 हेक्टेयर तक आपदा की तरफ से। और यदि अभी आज जो मांग उठी कि फसल की कटाई हो गई और खलों में खराब हो गई, उसका भी जो एक फसल बीमा, भारत प्रधानमंत्री जो योजना है फसल बीमा, उसके तहत बीमा दिया जाता है। उसमें कृषि पर्यवेक्षक और पटवारी दोनों जाकर जो एक स्टेट की कमेटी बनी हुई है, उस हिसाब से जो है वहां बीमित राशि तय होती है और 4-5 साल का आंकलन किया जाता है और औसतन के तहत जो है बीमा तय किया जाता है। हमने अपनी नजरों से देखा, कल मैं कोटा गया था, पूरे रास्ते जिस तरह से सड़कों पर फसल लेटी हुई थी, बर्बाद हो गई है, कोई जगह जगह से फोन आ रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि हमारी सरकार संवेदनशील तरीके से जल्दी 3 दिन में गिरदावरी कराएगी और 15 दिन के बाद में सारे किसानों को उनका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का निर्णय करेगी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट न्यूज 18 की चौपाल में पहुंचे और सबसे बड़ी चर्चा में शामिल हुए। पायलट ने इस दौरान न्यूज 18 के सवालों पर खुलकर जवाब दिए। स्वागत है आपका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो ये बताइए, लोकतंत्र कहां खतरे में है? लोकतंत्र पिछले 7-8 सालों में, अब मैं समझ रहा हूं आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन जब ऐसी ताकतें जो लोगों को बोलने से, बात रखने से, मीडिया में अपनी आवाज को बुलंद करने में अगर कहीं लोगों को संकोच होता है, भय पैदा होता है और अनावश्यक दबाव अगर आता है जुडिशरी पर, ब्यूरोक्रेसी पर, मीडिया पर, और सब इस बात का एहसास करते हैं, तो ये सवाल उठाना, और मैं ऐसा मानता हूं किशोर जी कि अगर आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो आप देश के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। और हमारा लोकतंत्र अगर स्वस्थ रहे, रोचक रहे, जीवंत रहे, सबकी भलाई है। क्योंकि भारत में अनेक पार्टियां आई और चली गईं, लेकिन हम लोगों ने बहुत मेहनत से कुछ संस्थाओं को सर्जित किया है, उनको पोषित किया है, और वो संस्थाएं अगर कमजोर पड़ जाएंगी तो निश्चित रूप से संकट के बादल हमारे ऊपर छाएंगे। आप कह रहे हैं कि सरकार देश नहीं है, लेकिन लोकतंत्र भी तो कांग्रेस नहीं है ना। आप जब कांग्रेस खतरे में है, इसका मतलब ये थोड़ी कि लोकतंत्र खतरे में हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हो, कांग्रेस खतरे में है या नहीं अलग बात है, और इस देश में 40 पार्टियां हैं, पार्टियां बहुत हैं, लेकिन जो व्यवस्था बनी है, जो लोगों का विश्वास है, लोगों का जो एक कॉन्फिडेंस है हमारे लोकतंत्र प्रजातंत्र में, वो हमेशा कायम रहना चाहिए। चलिए, तो आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, अब आप बताइए, मैं देश की राजनीति पे भी आऊंगा, लेकिन सीएम किसको बनना चाहिए? जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़के जीते या जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़के हारें? लोकतंत्र का क्या पैमाना है? अब हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर हर स्टेट में हर पार्टी की अलग रणनीति होती है। जनता वोट डालती है कैंडिडेट्स को और पार्टी को, और ये एक
पार्टी का निर्णय होता है किसको क्या पद देना है नहीं देना है। और नहीं, पर जनता से आपने वोट लिया आपके नाम पे। नहीं, मैंने ऐसा नहीं, अब मैं समझ रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हो। हमने मेहनत कर क्योंकि राजस्थान के अंदर हम लोगों ने जब चुनाव लड़ा था तो हमारी स्थिति बहुत कमजोर थी 2013 में। उसके बाद 5 साल तक सबने मेहनत करी और ये बात सच है कि मैं अध्यक्ष रहा और मैंने सबको साथ लेकर काम करने की एक चेष्टा करी और अंत में जो निर्णय था वो पार्टी ने लिया, उसको सबने स्वीकार किया, उसमें ऐसी कोई इशू नहीं था। आपने स्वीकार किया, जबकि आपको ये तक कहा जा रहा है कि आप गद्दार हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है कि आप गद्दार हैं। पार्टी में कोरोना आ गया है बहुत बड़ा, जो आपकी तरफ इशारा किया गया। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आपके लिए हुआ, आप कह रहे हैं मैंने स्वीकार किया। आप मेरे पे ये आरोप तो नहीं लगा सकते हैं कि मैंने कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है किसी के लिए। लेकिन आपके लिए हुआ। मेरे संस्कार ऐसे नहीं है। जिसने जो प्रयोग किया सवाल उनसे पूछिए कि आपने क्या सीख रखी और किस प्रकार। मैं मानता हूं कि शब्दों का चयन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और उनको बोलना चाहिए था। ये मैं फिर कह रहा हूं, ये जिसने बोला आप उनसे पूछिए। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैंने क्या किया। मैंने हमारी संस्कृति, हमारा जो एक परवरिश हम लोगों की इस देश में, समाज में, हमेशा हमसे जो उम्र में बड़े लोग हैं, कोई भी हो, किसी दल का हो, हमने हमेशा मान सम्मान ही दिया है व्यक्तिगत रूप से। और जब भी मुझे जो शब्दों का आपने प्रयोग कहा, मेरे बारे में कहा गया, तो किस इंसान को बुरा नहीं लगेगा। लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर मैं भी वही रिस्पॉन्ड करूंगा, मैं और तीखे शब्द बोलूंगा, उसे लाभ किसको मिलेगा। जो लोग हमें देख रहे हैं वो क्या सोचेंगे। तो ये तो जिस व्यक्ति ने बोला उनको सोचना चाहिए कि आप विरोध कर सकते हो किशोर, आप विरोध कर सकते हो, आप असहमत हो सकते हो, आप राजनीतिक चुनौती दे सकते हो, लेकिन शब्दों का चयन मैं समझता हूं, मैंने कम से कम अपने जीवन में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जिस पर बाद में मुझे रिग्रेट हो या मुझे बुरा लगे या लोगों के बीच में मेरी साख कम हो। क्योंकि जीवन लंबा होता है और शब्द एक बार निकल जाते तो वापस नहीं आते हैं। और इसी में लगता है कि खासकर जो नौजवान तबका है उसको तो हमें उदाहरण देना पड़ेगा ना। तो मैं आपको पसंद ना भी करता हूं तो 100 तरीके हैं अपनी नापसंदीदा जाहिर करने के, लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग किया मैं समझता हूं मैंने कम से कम उसी टोन में रिप्लाई नहीं किया और मैं करूंगा भी नहीं। आप कह रहे हैं कि आप जो करते हैं उसका ऐसा करते हैं कि जिसका अफसोस ना हो। आपको इसका अफसोस है कि आप कैंपेनिंग में जब निकले तो मोटरसाइकिल आप चला रहे थे, पीछे वो बैठे हुए थे, और अब आप सवारी भी नहीं है जब वो गाड़ी चला रहे हैं। तो उस समय भी मैंने हमेशा मान सम्मान किया सब लोगों का, क्योंकि मैं बहुत कम उम्र में कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बन गया था। और हमारे समाज में उम्र का एक प्रीमियम होता है और जितने भी नेता राजस्थान में थे, अधिकांश जो अनुभवी लोग थे, वो सब मुझसे 10, 15, 20 साल उम्र में बड़े थे। तो मुझे लगा मैं इनसे उम्र में छोटा हूं लेकिन पद मेरा बड़ा है, तो उन लोगों को लगना नहीं चाहिए कि ये बड़े पद पर बैठा है और हम लोगों को तो मैंने एक उसको बोलते हैं अंग्रेजी में बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स, तो मैंने दुगुना झुककर उन लोगों को लगना चाहिए कि मैं उनके घरों में गया, मैंने घुटनों को हाथ लगाया, हाथ जोड़े, दादा दादी चाचा ताई सब बोल के सबको मैंने कहा भाई आपको लगना नहीं चाहिए कि क्योंकि आज मेरे पास पद है तो आप कहीं आपको अजीब लगे मेरे साथ काम करने में। तो मैंने सबको साथ लेकर चला क्योंकि पार्टी को जरूरत उस समय थी। आप मत भूलें कि राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, हम लोग 21 पे रह गए थे। अगर हमारी एक सीट कम होती तो हम नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाते। तो उस हाल में हम लोग थे जब मुझे कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आप अध्यक्ष बन के काम करिए, और फिर इन 5 सालों का लंबा संघर्ष रहा, सबने सहयोग दिया, मैंने सबका सहयोग लिया भी, और उसका परिणाम था कि हम लोग सरकार बना पाए 2018 के अंदर। अब कैसे बनेगी? अब जो चल रहा है इसमें कैसे बनेगी? आप जब गाड़ी साथ चला रहे थे तब सरकार बन गई ना, अब तो गाड़ी जैसे चल रही है सारी दुनिया देख रही है, अब कैसे बनेगी सरकार? फिर ये और वैसे भी राजस्थान में बदल जाता है, हर बार बदल जाता है, बदलता है, और पिछले 30 साल से हो ही रहा है। हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। और चिंता इस बात की भी है मुझे किशोर जी कि जब 200 सीटें हैं, हम सरकार में रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन जब हम सत्ता छोड़ते भी हारते भी हैं तो इतना लंबा हारते हैं कि वो गैप बहुत लंबा हो जाता है। एक बार हम रह गए थे 50-52 सीटों पे, फिर रह गए 21 सीटों पे, तो उसको कवर अप करना बहुत मुश्किल एक चुनौती रहती है। और मैंने अपनी पार्टी के अंदर जो तो वैसे ही डर लग रहा है आपको इस बार? क्या करें? ऐसा ही डर लग रहा है आपको, ऐसा लंबा हारने का? नहीं, डर नहीं लग रहा, लेकिन हमें इतिहास से सीखना तो पड़ेगा ना। जो
भाई जो समझदार लोग होते हैं वो इतिहास से सीखते हैं, दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। चुनौती बड़ी है क्योंकि विधानसभा के चुनाव के तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव हैं और पिछली बार हम सरकार बनी, हम लोगों की 3 महीने में चुनाव हुए, हम 25 की 25 सीट हार गए थे। तो ये सब इतिहास है, इन आंकड़ों से हमको सबक लेकर आगे बहुत सावचेती से चलना होगा। आपने लोकसभा की बात की क्योंकि वो उसके बाद ही आ जाते हैं। ये बताइए, मोदी जी को हराना मुमकिन है, संभव है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? मैं पूछ रहा हूं। ऐसा कौन सा नेता है, ऐसा कौन सा दल है जिसको हम लोग चुनाव में पराजित नहीं कर सकते हैं? और मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता हूं, लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए, वहां का मैं ऑब्जर्वर था और वहां पर डबल इंजन सरकार थी, खूब भाषण हुए, योगी जी गए, मोदी जी गए, नड्डा जी गए, कोई बचा नहीं जो नहीं गया। छोटा सा राज्य है हिमाचल प्रदेश, लेकिन वहां पर हमने चुनौती दी, मजबूती से काम किया और वहां सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी है। तो कैसे हराएंगे? आप कह रहे हैं कि हमने हिमाचल में हरा के दिखाया है, तो यानी आपको पता है कैसे हराया जा सकता है, तो अब कैसे हराएंगे मोदी जी को? अब ये फॉर्मूला आपको मैं टेलीविजन में बताऊंगा क्या है फॉर्मूला, क्या है, लेकिन मैं कह रहा हूं संभव है। आपने कहा, आपका सवाल क्या था किशोर जी? हाँ। क्या पॉसिबल है? मैंने कहा पॉसिबल है, करके दिखाया, 2 महीने पहले की बात है। तो स्ट्रैटेजी, नैरेटिव, कैंपेन, इश्यूज, जनता से संपर्क, एक जीवंत एक रिलेशनशिप जो बनता है और लोगों के बीच में अगर से मुद्दों को लेकर जाते हैं तो जनता भी बहुत समझदार है। और मुझे लगता है कि इस देश का जो मतदाता है वो तराजू रखता अपने हाथ में, वो नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा सत्ता का एकीकरण हो जाए या हमारी बात को फिर लोग सोचें सारी वोट हमारी जेब में है, नेता समझे, तो फिर किसी की परवाह नहीं करते हैं। चुनाव जीत जाना किशोर जी, चुनाव जीत जाना, सरकार बना लेना कोई ब्लैंक चेक नहीं है, जीवन भर आप कुछ मर्जी करते रहो। एक चेक्स एंड बैलेंस होना चाहिए, एक सशक्त मजबूत विपक्ष होना चाहिए और मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। और मुद्दे कौन से होने चाहिए? मुझे नहीं लगता कि मुद्दे जज्बाती हों, धार्मिक हों या ऐसे मुद्दे हों जिनका कोई धरातल पे लेने देना नहीं है। आप महंगाई के, बेरोजगारी के, नौजवानों के, निवेश के, शिक्षा के, बिजली के, चिकित्सा के, दवाइयों, इन बातों पर चर्चा कर कर अगर कोई हमसे डिबेट जीत जाए और पब्लिक उसको एक्सेप्ट करे, हम सलाम करेंगे। पिछले साल तक तो ये भी उम्मीद थी लोगों को, आपके समर्थकों को, कि चुनाव से पहले आपको बना देंगे सीएम। पिछले साल तक उम्मीद थी। देखिए, कौन कब किस पद पर बैठेगा, ये जब हम जिस पार्टी में हैं वो पार्टी का निर्णय होता है। और ये बात सही है कि पिछले साल पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने पर्यवेक्षक जयपुर भेजे थे मीटिंग करने के, विधायकों की मीटिंग करने के लिए। दुर्भाग्यवश वो मीटिंग हो ही नहीं पाई। क्या कारण है मैं नहीं जाना चाहता हूं उसके अंदर, लेकिन आज इतने महीनों के बाद भी वो विधायकों की मीटिंग ही नहीं हो पा रही थी। तो ये भी मुझे लगता है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट और लीडरशिप को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं, तो जो आपने किया उसको विद्रोह कहा जाता है, इल्जाम लगाया जाता है कि आपने विद्रोह किया, आपको कैसे सीएम बना दें। तो मैंने क्या, जो 25 सितंबर को विद्रोह नहीं था। किशोर जी एक मिनट आप रोकना चाहता हूं। विद्रोह में क्या हमने कभी इस्तीफा दिया अपने पदों से? हमने कभी कांग्रेस पार्टी की आलोचना करी? आप मुझे तथ्य दिखा दीजिए। लेकिन जब इतने लोग इस्तीफा दे रहे हैं और स्पीकर साहब एफिडेविट दे रहे हैं हाईकोर्ट में कि मैंने इस्तीफे अस्वीकार इसलिए किए क्योंकि वो स्वेच्छा से नहीं दिए गए थे, तो किसकी इच्छा से दिए गए थे? फिर क्या दबाव था, प्रलोभन था, प्रेशर था, क्या था? ये तो जांच का विषय, पार्टी को करना चाहिए जांच इसके बारे में। मैंने दिग्विजय सिंह जी से बात की कि आप राजस्थान कैसे जीतोगे, वहां पे तो पायलट जी और गहलोत जी के बीच में इतने डिफरेंसेस हैं। तो उन्होंने कहा कि पायलट जी के पास अगर कोई शिकायत है तो उनको डिसिप्लिनरी कमेटी में आना चाहिए। डिसिप्लिनरी कमेटी ने तो नोटिस दे रखे हैं 3-6 महीने पहले। उन नोटिस पे कार्रवाई नहीं हो पाई अभी तक। इसका भी मुझे लगता है 25 सितंबर वाली घटना वाला। हाँ, तो भाई जो घटनाक्रम हुआ, पार्टी नेतृत्व ने इसको गलत माना, सो मोटो एक नोटिस जारी करे कुछ लोगों के खिलाफ। उन नोटिसों के जवाब भी आ गए, लेकिन अब इतने महीनों के बाद भी उस पर ना तो हाँ हुई है ना हुई है, तो ये बड़ा अधर में मामला लटका हुआ है। लेकिन आपने कहा ना कि अनबन है, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति में कोई व्यक्तिगत किसी से कोई अनबन मनमुटाव ना है, ना होना चाहिए। सैद्धांतिक पार्टी के लिए, पब्लिक के लिए क्या बेस्ट है, उस पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपने लोगों की उम्मीदों की बात की, आपको अब इस पार्टी से क्या उम्मीद है? आपको अब इस पार्टी से किसी पद की उम्मीद है? मैं पद की राजनीति करता नहीं हूं, पद तो मेरे पास था पहले भी। मुझे तो पार्टी ने बहुत सारे पद दिए हैं। मैं पार्टी का हमेशा शुक्रगुजार रहता हूं कि मुझे मौका दिया। विधायक, सांसद, अध्यक्ष, मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मैंने बहुत पद लिए हैं। मैं पद में कोई कमी नहीं रही और मैंने भी पिछले 20-22 सालों में जितना मुझसे हो सका उससे ज्यादा चलकर हमने काम किया है। मैं यही चाहता हूं। गहलोत साहब ये कहते हैं आपको पद मिल गए, रगड़ाई नहीं हुई आपकी। अब रगड़ाई हुई नहीं हुई इसका जवाब जिंदा देगी ना, किसी के कहने से क्या होता है। और दूसरा किशोर जी सुनो कि ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि
मर के स्वर्ग वापस होता है। मैं सोचूं मेरा पड़ोसी मर जाए मैं स्वर्ग चले जाऊंगा, ऐसे होता नहीं है। तो रगड़ाई अगर नहीं हुई होती तो कौन वोट डाल रहा है किसी को। लेकिन पैन इंडिया लेवल पर हम सब जानते हैं कि भाजपा को अगर कोई चुनौती दे सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी दे सकती है। पूरे देश में आज हर प्रदेश में सरकार में हो ना हो, लेकिन कांग्रेस वो दल है जो भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती देके हरा सकता है। इसलिए हमें राज्यों में हम स्ट्रांग बनेंगे, तभी लोकसभा चुनाव में हम भाजपा को हरा पाएंगे। आखिरी सवाल, क्योंकि अगले मेहमान आ चुके हैं, ये आप पायलट इसलिए नहीं बन पाए थे, आपने बताया था कि आप एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते थे, इसलिए नहीं बन पाए थे क्योंकि दूर की नजर कमजोर थी। हाँ। अब दूर की नजर ठीक है? अब मैंने चश्मा लगा लिया, सब दिख रहा है मेरे को, चिंता मत करो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।